बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रब्बी ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? टुडेज़ आवर लेक्चर इज़ अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जानदारों को साइंटिस्ट्स ने कितने मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया। 5 मेजर ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड किया गया है। वो 5 मेजर ग्रुप्स हैं: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 ऐसे किंगडम्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें ऑर्गेनिज़म्स को उनकी अपनी खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर डिवाइड किया गया, यानी कि वो किस तरह से खुराक हासिल करते हैं उस बेस पर भी इन्हें डिवाइड किया गया है। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रोफ होते हैं जो कि दूसरे जानदारों पे या पौधों पे अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं और उनसे अपना खाना हासिल करते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास हैं प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट्स। ये प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट के बारे में, सारे 5 ग्रुप्स के बारे में आप 3rd चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटिस्ट में हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोटिस्ट में हमारे पास एल्जे आता है जो कि यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल है, कॉलोनियल भी होता है और सिंपल मल्टी सेलुलर भी होता है। ये तीनों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की 3 जो है अरेंजमेंट्स हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर में जो इंटायर बॉडी 1 सेल से बनती है, मल्टी सेलुलर में डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज आर कंबाइंड टू फॉर्म द इंटायर बॉडी। एंड ऑन द अदर हैंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कॉलोनीज की फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जान चुके हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, जब आपने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरह से बनती है। पहले सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, देन आपके पास आता है मोलिकुलर लेवल। मोलिकुलर लेवल से जब मोलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वो सेल ऑर्गेनेली बनाते हैं। सेल ऑर्गेनेली से आपके पास सेल लेवल बनता है एंड देन सेल मिलकर आपस में टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं और द कलेक्टिवली कॉम्बिनेशन असेंबलेज ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम, द असेंबलेज ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड एज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स। For example, digestive system, nervous system, respiratory system, and all the system that make up the multicellular body of organisms. अब सेल जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास यूकैरियोटिक सेल होता है और एक आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जो फर्स्ट ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल से जो ऑर्गेनिज्म मिलकर बनते हैं उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल हैं जो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसे सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट एंड इट लैक्स न्यूक्लियस। On the other hand, all the other organisms that have more than one cell are eukaryotic cells and they are not unicellular. और आपके पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जो स्पेशल डिफरेंस आता है वो उनका साइज़ है। एक जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो 10 टाइम्स लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। मोर ओवर इनका जो एक मेजर डिफरेंस है वो इनकी सेल वॉल का है, यानी यूकैरियोटिक सेल वॉल किसी और केमिकल से मिलकर बनती है जबकि प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो एक अलग केमिकल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। अब स्टूडेंट्स, आप 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से अच्छी तरह फेमिलियर हो चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में किस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब आपके पास सेल ऑर्गेनाइजेज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब ये जो 2 किस्म के सेल हैं ये 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, 3 अलग अलग वेज में ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाने के लिए। मतलब कि 3 किस्म के हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उसी से मुराद ये है कि 3 तरह के आपके पास ऑर्गेनिज्म है सेल में, एक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो सेल्स जो हैं यूनिसेलुलर से बनेंगे, वो जो यूनिसेलुलर सेल से ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद जो कॉलोनियल सेल से मिलकर बनेंगे ऑर्गेनिज्म उनको हम कहेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। एंड एट द लास्ट जो मल्टीसेलुलर सेल से मिलकर बनेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको हम कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। यूनी का मतलब ही सिंगल होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद यूनिसेलुलर सिंगल ऑर्गेनिजम्स यानी कि उनकी जो बॉडी वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है, उसके अलावा कोई सेल से नहीं मिलकर बनी। सिर्फ एक सेल एक ऐसा उनके अंदर पाया जाता है जो उनकी जिस्म की, उनकी ज़िंदगी की तमाम तर एक्टिविटीज़ को, तमाम तर उनकी जो हरकत हैं, उनका बिहेवियर है, जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, उसकी खुराक, सब कुछ, उसका सांस लेना, सारा कुछ एक सिंगल सेल पर डिपेंड कर रहा होता है और कोई सेल भी इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्नीला, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंदर एक सेल पाया जाता है और वो एक सेल तमाम तर एक्टिविटीज़ का जो है वो महवर होता है, यानी कि सिर्फ एक ही सेल, और उस एक सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, अपनी ऑर्गेनेलीज होती हैं और उसे किसी और सेल की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओनली वन सेल मेक द एंटायर लाइफ ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू हैव कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेल जो हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं। कौन से सेल मिलकर कॉलोनीज बनाते हैं? यूनिसेलुलर सेल्स, यानी कि यूनिसेलुलर सेल से मिलकर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सिंगल सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा जब एक साथ रहते हैं तो वो कॉलोनी बनाते हैं और इनमें कोई भी काम करने की डिवीज़न नहीं होती, सब अपना अपना काम बराबर का जो है वो कर रहे होते हैं और वो अपनी लाइफ का खुद ज़िम्मेदार होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ऑन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। यानी कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं जब कॉलोनी में रह रहे होते हैं तो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी अपनी ज़रूरियात को, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुद फिल कर रहे होते हैं और वो किसी और दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं होते अपनी वाइटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। और इनके दरमियान में किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर उनके दरमियान नहीं होती, क्योंकि वो सब अपना अपना काम खुद कर रहे होते हैं और किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अब आपके पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कॉलोनीज बनती हैं, इसके नेम से शो होता है। इसके एग्जांपल में आपके पास आता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक ऐसी ग्रीन एल्गी है जो कि वाटर में पाई जाती है, जिनके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रीन एल्गी होती है जो कि पानी में रहती है और इसके अंदर हमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक्स अ कॉलोनी। वॉलवॉक्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल यानी कि 100 ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी बनेगी, जिसमें हर वॉलवॉक्स अपना अपना जो है ज़रूरियात को, अपनी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को खुद पूरा कर रहा होता है और एक वॉलवॉक्स दूसरे वॉलवॉक्स पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ आपको डायग्राम में फिगर में वॉलवॉक्स कॉलोनी नज़र आ रही है कि ये ग्रीन एल्गी है जो कि पानी के अंदर पाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा वॉलवॉक्स मिलकर वॉलवॉक्स कॉलोनी यहाँ पर बना रहे हैं। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में सेल आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, यानी कि इनमें मल्टी सेलुलर जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलकर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है। उनमें मल्टी सेलुलर से मुराद काफ़ी ज़्यादा सेल है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं और उनके अंदर हर सेल अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड देन इंटायर बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाता है मस्टर्ड प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। और इसके बाद आपके पास आ जाता है फ्रॉग, जो कि एक एनिमल है और उसका साइंटिफिक नेम है राना टेग्रीना। अब मस्टर्ड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिन्हें सर्दियों में उसको सो किया जाता है, सर्दियों में उसको लगाया जाता है और वो सर्दियों के एंड पर आकर आपको अपना प्लांट देगा, मस्टर्ड यानी सरसों का पौधा। जो प्लांट की बॉडी है वो एज अ वेजिटेबल यूज़ होती है, जबकि जो उसके सीड्स हैं, उसके जो बीज हैं वो सरसों का तेल बनाने के काम आते हैं। उसके अलावा जो इसकी बॉडी है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है उसके फंक्शन के बेस पर। जो रूट, स्टेम, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वो उसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी अपना हिस्सा नहीं प्ले कर रहे होते, रोल नहीं प्ले कर रहे होते। और उसके अलावा जो फ्लावर है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है,
यानी कि वो फ्रूट्स और सीड्स बना रहा होता है। फ्लावर के थ्रू फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं, वो अपना रोल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्ले कर रहा होता है। उसके अलावा जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। उसके बाद आपके पास उन्होंने एक एग्जांपल फ्रॉग की दी हुई है, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। उसकी बॉडी जो काफ़ी ऑर्गन से और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, जिस ऑर्गन सिस्टम के अंदर रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। फ्रॉग की बॉडी को कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी से इसकी काफ़ी रिजेम्बलेंस है, यानी कि इसके अंदर एक इंसानों के जैसा यूरिनरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेसिफिक टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के जो है ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इन स्पेसिफिक टिश्यूज़ में आपको यहाँ पर उन्होंने बताया मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नर्वस टिश्यू ब्रेन में पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यू उसकी किसी भी ऑर्गन यानी स्टमक और कोई भी उसका ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा होता है, उसमें पाया जा सकता है। और ग्लैंडुलर टिश्यू से मुराद ऐसा टिश्यू है जो कि ग्लैंड्स से एसोसिएटेड होता है, कोई ना कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है। एपिथेलियल टिश्यू भी आपके पास उसकी जो है स्किन है उसमें पाया जा सकता है, या इसकी ऑर्गन्स की जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो भी आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं, आपने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल पढ़ी हैं, उनके साथ आपने डेफिनेशन पेपर में मेंशन करनी है। अगर ये ऐसा शॉर्ट आएगा तो डेफिनेशन और साथ एक एग्जांपल, अगर आपको फिगर आती है फिगर लाजमी बनाएं, उससे आपके एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में 2x2 मिल सकते हैं। उसके अलावा जब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस तीनों लोगों के लिए आएंगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आप तीनों लिखेंगे, पूरी डिटेल बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और किस सेल से मिलकर बनी है, सारा कुछ आप लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले पॉइंट में आप मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग दोनों की एग्जाम्पल को लिखेंगे। मस्टर्ड प्लांट में आप सिर्फ उसके ऑर्गन्स को बता देंगे, उसकी ऑर्गन्स बॉडी के जो हैं वो कितनी पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। और फ्रॉग की आपने फ्रॉग में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो की जाती है ये बताना है, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे पाए जाते हैं और किस तरह से उसमें अरेंजमेंट होती है ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम्स की, कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ये सारा कुछ आपने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल में साथ फ्रॉग और ब्रेसिका दोनों की एग्जाम्पल लिखनी है। ये राना टेग्रीना एंड ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। यहाँ डायग्राम में आपको ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस नज़र आ रही है, जिसमें उसके स्पेसिफिक ऑर्गन्स को शो किया जा रहा है, उसकी रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स को शो किया जा रहा है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर राना टेग्रीना की एग्जांपल है, उसमें आपको उसकी बॉडी के सारे इंटरनली स्ट्रक्चर्स की स्टडी नज़र आ रही है कि किस तरह कौन सा पार्ट कैसे अरेंज हुआ है और किस पार्ट का क्या नाम है और वो बॉडी में कौन सी लोकेशन जो है वो इनहेबिट कर रहा है, यानी कहाँ पे उसकी लोकेशन है। So students, it's all about today's lecture. I hope that you have understand about this lecture, and if you have still any confusion you can ask me in the comment section. मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी कमेंट्स में कि आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है फुली प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर आपको कोई और चैप्टर समझना है तो आप वो भी बताएं। अभी फ़िलहाल फर्स्ट चैप्टर के बाद मैं आपको फोर्थ चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दूंगी क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Please kindly follow the link in description and don't forget to like, share, subscribe this channel. Take care of yourself and your parents and pay attention to your studies. Allah Hafiz students.